हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल और साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 24 करने जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज रखा है वो ऑलमोस्ट मैंने सारे लैंग्वेज को इंक्लूड करने की कोशिश की है। और साथ ही एक बात जो आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जनरली नेपाली और बंगाली वर्जन में होने वाला है, इसलिए जब भी आपको क्वेश्चंस दिखे तो आपको जनरली क्वेश्चंस को नेपाली और बंगाली वर्जन में रीड करके आंसर करने की कोशिश करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में रीड करके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एक बात कि यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए वो सारे के सारे डिफरेंट स्टेट पुलिस एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो और मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है जो मुझको लगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस हमारे स्टेट लेवल के पुलिस एग्जामिनेशन से फंस सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की। तो स्टार्ट करें टाइम को वेस्ट किए बिना। देखते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको नेपाली और बंगाली में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि विच ऑफ दिस कैन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज, यानी कि इनमें से कौन सा किसी वस्तु पर लगने वाला बल नहीं बदल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मास, ठीक है ना, या द्रव्यमान बोलेंगे। किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उसके द्रव्यमान या मास को कभी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उसके मास को कभी भी क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और मास का जो एसआई यूनिट होता है ये क्या होता है, केजी होता है। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने एसआई यूनिट केजी बोला तो ठीक है, केजी तो वेट का होना चाहिए, हम लोग ये सोचते नहीं। वेट का जो एसआई यूनिट होता है ना ये होता है न्यूटन, जो कि फोर्स का भी होता है, ठीक है ना। वेट का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन किसका भी होता है, फोर्स का भी होता है, याद रखना है। कहने का अर्थ क्या होता है कि जो धरती माता है वो हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाती है, यही हमारा क्या होता है, वेट होती है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि यहाँ से एक और क्वेश्चंस क्या बनाए जाते हैं इस वाले से, कि देखिए यहाँ पर मैंने बनाया दो सर्कल कहने का अर्थ कि देखिए यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है ना ये अर्थ है, ठीक। यहाँ पर हमारा मून, अर्थ का सैटेलाइट, ठीक है, मून है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से उठा के मून में लेके जाते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आता है बोल के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ओके, तो याद रखना जब भी किसी वस्तु को धरती से मून की तरफ लेके जाते हैं ना तो क्या होता है कि उसके वेट में चेंजेस आते हैं, उसके मास में कभी भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। आपको पढ़ना है नेपाली और बंगाली में, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा हिंदी और इंग्लिश में। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन को। Who among the following was not a member of the drafting committee of the Indian Constitution, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। अब एक बात जो आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, 7। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, ठीक है ना। इस 7 मेंबर्स में, ठीक है ना, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। और हमारे पास में 6 अदर मेंबर्स थे, ठीक है ना। टोटल 7 मेंबर्स थे, याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू किसके मेंबर्स नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं थे। ओके, अब यहाँ पर जो आपको नाम याद में रखना है, ठीक है ना, याद दिमाग में रखना है कि देखिए महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जनरली मेंबर नहीं थे। ये दो प्रोमिनेंट नेम आता है, फेमस नेम आपको जो आप याद रखना है, ठीक है ना। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी से 7 मेंबर्स थे, इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ये नाम पूछा जाता है जनरली एग्जाम में, ये थे क्रीडेंशियल कमेटी के चेयरमैन। ओके, क्रीडेंशियल कमेटी। ओके, नेक्स्ट। अब और यहाँ पर जो 5 नाम है ना, आपको केवल इनका नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि कौन नहीं थे बोल के। इसमें से कोई भी नाम आपको पिक करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है आपको, नेपाली और बंगाली में देखना है। मैं यहाँ पर इंग्लिश में रीड करके समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। हु इज कंसिडर्ड एज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 148 के तहत इनका अपॉइंटमेंट होता है। ओके, इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्लियर। ओके, इनका जो मेन काम क्या होता है, देखिए ये होता है हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्लियर, ठीक है। इनको बोला जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। और हमारे देश के चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, ठीक है ना, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, कैग। ओके,
देखिए, अब यहाँ पर जो आर्टिकल 149 है ना, इसके बारे मतलब ये क्या बोलते हैं हमसे कि देखिए आर्टिकल 149 में लिखा हुआ है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज या पावर्स बोलेंगे किसका, कैग का। आर्टिकल 151 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि जो कैग द्वारा जो एनुअल जो रिपोर्ट क्या किया जाता है सबमिट करने की बात कर रहा है कि जब जो कैग जो होता है ना वो पूरा ऑडिट करने के बाद में चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, ठीक है ना, ऑडिट करने के बाद में क्या होता है कि कैग जो अपना रिपोर्ट्स होता है सेंट्रल लेवल में प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करता है और स्टेट लेवल में गवर्नर को हैंड ओवर करता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्दर उस कैग द्वारा सबमिटेड रिपोर्ट को, ठीक है ना, क्या करता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उसको कहाँ पर सबमिट करता है, पार्लियामेंट में, ठीक है ना, और पार्लियामेंट में एक कमेटी आता है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। कमेटी का नाम क्या है बोलने से पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें होते हैं 22 मेंबर्स, ठीक है, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है ना। और ये जो कैग द्वारा सबमिट जो रिपोर्ट होता है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको ऑडिट करने का जो काम होता है वो कौन करता है, पैक करता है। ये बात आपको एकदम दिमाग में सेट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रेजेंट, ठीक है ना, हमारे देश का जो कैग है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वह के संजय मूर्ति, ओके, रिसेंटली याद रखना 21 नवंबर, ठीक है, ये 2024 में बने हैं, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, विच पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी दी मदर ऑफ पार्लियामेंट, किस संसद को संसद की जननी माना जाता है, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इंग्लैंड का पार्लियामेंट बोलेंगे या तो बोलेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटेन, ओके, क्लियर। यहाँ पर मैं एक दो फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा। तो इस टर्म्स को सबसे पहले जिस आदमी ने क्वेन किया था ना, उस आदमी का नाम है जॉन ब्राइट। क्या है, जॉन ब्राइट, ओके, इस टर्म्स को क्वेन करने वाला आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एटीपी, एटीपी, ठीक है ना, यानी कि एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर। एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एज इट इज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि इन विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स डॉज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, एंड द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया मीट, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा और भारत की मानक समय मध्यान्ह रेखा मिलती है बोल के बोल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़। क्लियर, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट उत्तर होगा। मैं यहाँ से एक दो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से कितने स्टेट से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग कर्क रेखा भी बोलते हैं। ये हमारे देश से 8 स्टेट से होकर गुजरती है, जो कि हमारे इक्वेटर के यानी कि भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ता है, ठीक है ना। ये एक अक्षांश रेखा है, याद रखना है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे देश के 8 स्टेट से गुजरती है। आपको ये नाम पता होना चाहिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना। ये वो 8 स्टेट से जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और ये जो दिख रहा है हमारा जो प्राइम मेरिडियन, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ठीक है ना, ठीक है, ये जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलने से, ये साढ़े कितना डिग्री, 82.82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। ये हमारे देश के 5 राज्यों से होके गुजरती है, जो आपको पता होना चाहिए नाम, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये दो लाइन, एक तो क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, और दूसरा जो हमारे पास में ट्रॉफी ऑफ कैंसर, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है, छत्तीसगढ़ पर काटती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले पर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट पर ये दोनों एक दूसरे को काटती है। बात आपको दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 7 में क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स, पैरेलल्स का मतलब होता है, जनरली यहाँ पर बात कर रहा है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा, ओके, अक्रॉस द ग्लोब यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है हम लोग को ये बताना है। तो ये है टोटल 181, ओके, 181। अब देखिए यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ पैरेलल लाइन अक्रॉस द ग्लोब कितना है, 181, ओके। इक्वेटर को भी यदि हम लोग इंक्लूड कर दे, देखो अर्थ को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और दो हिस्सों में जनरली कौन डिवाइड करता है बोलने से हम लोग बोलेंगे इक्वेटर, ओके, ये भूमध्य रेखा, ठीक है ना। इसके नॉर्थ में जो है, ठीक है ना,
नॉर्थ में देखिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है ना, नॉर्थ पोल तक, और साउथ में देखिए कहाँ तक, ठीक है ना, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ये साउथ पोल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 90 डिग्री तक में कुल कितने लैटिट्यूड मिलेंगे, 100% यहाँ पर 90 मिलेगा, और यहाँ पर कितने मिलेंगे 90, तो 90 प्लस 90 180, और ये एक खुद क्या हमारे पास में बोलने से इक्वेटर, ओके। ये भी तो एक अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड, ठीक है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड, समझ में आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड याद रखना, ओके। तो इसको लैटिट्यूड बोलते हैं या अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो हमारे पास में कुल पैरेलल लाइन्स या बोलेंगे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 181, ओके। समझना है, यहाँ पर एकदम अच्छा से पढ़िए, जो फैक्ट्स मैंने यहाँ पर डाला ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी कि फर्स्ट, ठीक है ना, क्या बताना है हम लोग को, फर्स्ट अंग्रेज या बोलेंगे इंग्लिशमैन का नाम बताना है जो आईएनसी का प्रेसिडेंट बना था। तो इनका जो नाम है क्या है, जॉर्ज योल, ओके, जॉर्ज योल, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ये बने थे आईएनसी के चौथे प्रेसिडेंट, किस सेशंस में, 1888 के इलाहाबाद सेशंस के समय में, ओके। और एक चीज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है भी इंपॉर्टेंट है, वो 1917 वाला, ठीक है, ये वाला नाम पूछा जाता है जनरली, ठीक है ना, कलकत्ता सेशंस वाला, यानी कि एनी बेसेंट जो बनी थी आईएनसी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, किस ईयर को बनी थी, 1917 को, किस अधिवेशन के दौरान, कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, ठीक है ना। और आईएनसी का जो गठन हुआ था 1885 में एज ए सेफ्टी वैल्व के तौर पर बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे उमेश चंद्र बैनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स जो यहाँ पर डाले हुए, आपको सभी को देखना है कि कौन कब बने आईएनसी के प्रेसिडेंट और किस सेशन के दौरान बने, सबको वीडियो को पॉज करना है, होल्ड करना है, और आपको पढ़ना है खुद से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है देखिए, भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये हमको बताना है। तो इसका जो लोकेशन पड़ता है वो बॉम्बे में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, बॉम्बे में, ओके। और याद रखना, जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है ना, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, ओके, फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, याद रखना, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, होमी जहांगीर बाबा को, ठीक, क्लियर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है, बॉम्बे में। इसकी स्थापना कब हुई थी देखिए, जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका जो नाम था ना, वो एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे, ओके, एईटी के नाम से जाना जाता था। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1954 में, लेकिन इसका जो नाम था वो बाद में जाके एईईटी से चेंज होके बार्क रखा गया, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कब चेंज हुआ, किस ईयर को चेंज हुआ, 1966 को, ओके। इनको बोला जाता है, याद रखना, किसको, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को बोला जाता है फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे कि द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज लॉन्च द योगाश्री स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, की पश्चिम बंगाल की सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को योग्यश्री योजना शुरू की थी। ये रिसेंटली 2024 में ये स्कीम लॉन्च हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये जनरली ये जो स्कीम्स था ये स्पेशली एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करना स्पेशली, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये, ठीक है ना, योग्यश्री स्कीम का मुख्य लक्ष्य था, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, 11 इंपॉर्टेंट है। द टर्म ओरोग्राफिक रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद, तो ओरोग्राफिक या जिसको हम लोग भौगोलिक वर्षा बोलते हैं या पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, ओके, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा समवहन धाराओं के कारण होने वाली वर्षा, या बोलेंगे रेनफॉल कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन करेंट्स, ओके। इसका करेक्ट उत्तर होगा। एकदम अच्छा से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्वतीय वर्षा भी बोलते हैं या भौगोलिक वर्षा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जनरली जब जो गर्म हवाएं होती है जब पहाड़ से जाके टकराती है ना, तो ये देखिए पहाड़ के टकराव के कारण से देखिए जो हवा होती है ना ये ऊपर की तरफ चली जाती है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना, पर्वत अवरोध हवा की दिशा का पार होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए हवा के ऊपर उठने और ठंडी होने के बाद भौगोलिक बादल बनते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बादल बनते हैं, ठीक है ना, और वो वर्षा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, ठीक है, जिससे वर्षा करवाती है। अब देखिए क्या होती है कि जनरली जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है ना, जनरली पर्वत के केवल एक ही साइड्स में होता है, और जिस साइड में वर्षा होती है वो साइड दिख रहा है ना यहाँ पर इसमें मैप में कि ये हरा भरा दिख रहा है ना, डायग्राम में देखिए जो हमारे पास में इमेज है इसमें पूरा एकदम ग्रीन दिख रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है बोलने से, क्योंकि बारिश केवल और केवल इस साइड्स में होती है, ठीक है ना। इसलिए जिस साइड से में बारिश होती है इस साइड्स को हम लोग विंडवर्ड साइड बोलते हैं, ठीक है ना। और वो जिस साइड्स में एकदम सूखा दिख रहा है ना इसको हम लोग बोलते हैं लीवर्ड, क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड्स, ये पूछा जाता है ये टर्म्स, ओके।
और इस प्रकार की वर्षा को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, भौगोलिक या पर्वतीय वर्षा बोलते हैं या ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। और इस वाले एरिया को हम लोग लीवर्ड साइड या बोलते हैं रेन शैडो जोन। क्या बोलते हैं, रेन शैडो जोन। ये पूछा जाता है एग्जाम में, रेन शैडो जोन, ठीक है ना, किसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे क्या लिखा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय, ठीक है ना, हु ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भारत की वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी बोलते हैं, का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, अब यहां से मैं आपको एक एक फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा जो जीएसटी के बारे में। सबसे पहले तो, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस का उत्तर होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी की शुरुआत कहां से हुई थी, फ्रांस से। ये आपको याद रखना है। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन 1954। डेट सही याद रखना है, ठीक है ना। अब जीएसटी काउंसिल हमारे देश में देखिए, जीएसटी काउंसिल में कुल कितने मेंबर्स होते हैं बोलने से, 33 मेंबर्स है। ओके, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। अब प्रेजेंट में कौन है बोलने से, निर्मला सीतारमन। ओके, ये याद रखना है आपको। और जो फर्स्ट जीएसटी काउंसिल था, इनको किसने चेयर किया था बोलने से बोलेंगे अरुण जेटली जी ने। किसने, अरुण जेटली जी ने। ओके, और जीएसटी काउंसिल की स्थापना किसके तहत हुई थी, आर्टिकल 279 में इसको मेंशन किया गया। ओके, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 279 ए। ओके, और किस अमेंडमेंट के तहत, आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट नंबर 101, ठीक है। और हमारे देश में याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर, कैसा टैक्स होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, और एक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे दुनिया में जो पहला कंट्री बना था वो फ्रांस बना था 1954 में, इस जीएसटी को क्या करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला। तो हमारे देश में जो पहला स्टेट कौन बना बोलने से बोलेंगे, असम, ठीक है ना, असम। क्लियर, ओके, ठीक है। और इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो क्या बोलते हैं, लागू कब से हुआ बोलने से, 1 जुलाई 2017 से। ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको इस वाले लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एवरी ईयर, यानी हर साल किस दिन को रक्त दिवस के, विश्व रक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 14 जून। कब होगा, 14 जून, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जून 14 को हर साल क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो एग्जाम में जनरली मतलब बार बार पूछे जाते हैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप लोग इसको वीडियो को होल्ड कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद रखना ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कि द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको बोलते हैं आईयूसीएन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना। और आपको याद रखना है इस्टेब्लिशमेंट डेट या ईयर, जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आईयूसीएन, जो जनरली आपको पता भी होगा, जो रेड डाटा बुक है ना, यही जो और क्या बोलते हैं, आईयूसीएन ही पब्लिश करता है। ओके, क्लियर, जो मेनली किस चीज को कंटेन करता है, एंडेंजर्ड स्पेसीज को। क्लियर, आईयूसीएन इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहां पर, स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्लियर। थोड़ा सा देखेंगे आगे कि ये जो आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस साल को हुई थी बोलेंगे, 5 अक्टूबर 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत आता है आईएनसी में, आईयूसीएन के अंदर ही हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक बोलते हैं, जो मेनली एंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है ना, के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, देखिए इनमें से वो कौन से तत्व है जो मानव शरीर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा लीड या लेड बोलेंगे, ठीक है ना, जो कि हमारे शरीर के अंदर नहीं पाया जाता, लेड। ओके, तो कॉपर, जिंक, आयोडीन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको नोट करना है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है ना। जो देखिए, जो एलिमेंट्स है जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेड प्रेजेंट नहीं होने के पीछे का जो कारण होता है, क्योंकि ये नेचर में क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, यानी कि जहरीला होता है, ठीक है ना, इसलिए हमारे ये शरीर में नहीं पाया जाता, प्रेजेंट नहीं रहता है। जिंक देखिए क्या है कि ये देखिए हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम, ठीक है ना, के लिए एकदम जरूरी होता है। दूसरा है हमारे पास में देखिए कॉपर, आयोडीन, ये सारी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। और जो मेटल जो हमारे शरीर में प्रेजेंट है, धातु की बात करें, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, ऐसे कॉपर, जिंक, ठीक है ना,
स्ट्रोंडियम, ये सारे के सारे वो धातु है जो जनरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। सॉरी मेटल से और एलिमेंट्स मैंने जनरली वहाँ पर मेंशंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ओके क्लियर, वहाँ पर क्वेश्चन से शायद मेटल पूछा होगा। ओके चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग होल्ड कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लेड होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नासा लॉन्च द ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट टू ऑब्जर्व विच सेलेस्टियल बॉडीज बोल के बोल रहा है, यानी कि नासा ने किस खगोलीय पिंड का निरीक्षण करने के लिए लूसी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा देखिए एस्ट्रॉइड्स। ओके क्या होगा, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, जो कि जुपिटर में, ठीक है ना, जुपिटर के चारों ओर जो क्षुद्र ग्रह है ना, उसको क्या करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जनरली ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नासा ल्यूसिस स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च टू ऑब्जर्व द ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, यानी कि वो क्षुद्र ग्रह, इसका नाम क्या है बोलने से ट्रोजन। ओके, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बॉडीज दैट ऑर्बिट जुपिटर, यानी कि नासा ने भी क्या बोला कि जो बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंडों का एक समूह है, ठीक है ना, इसी को ही स्टडी करने के लिए जो ट्रोजन सॉरी ल्यूसी स्पेस क्राफ्ट था ना, उसको क्या किया था, लॉन्च किया था। क्लियर, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि नासा ने जो रिसेंटली एकदम, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च किया है ना, उसका नाम है यूरोपिया। ये रिसेंटली लॉन्च है, याद रखना है, ये 14 अक्टूबर 2024 का है, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है ये वाला स्पेस क्राफ्ट, जो हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कांस्टेबल के एग्जाम में, फोर्थकमिंग एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको याद रखना है यूरोपिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज नॉट नोन बाय द हड़प्पन्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा आयरन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो आयरन से परिचित नहीं थे, यानी कि लोहा से परिचित नहीं थे। और हम लोग को जनरली पता भी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आयरन होगा। मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डाले हैं इससे रिलेटेड, आपको वीडियो को एकदम पॉज करना है। देखिए जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ और इसलिए इनको आयरन के बारे में पता नहीं था। देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, ये सब मेटल्स है जो कि जनरली, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो लोग थे उनके द्वारा जाने जाते थे, लेकिन ठीक है ना, मतलब इनको ज्ञात था। लेकिन अब देखिए जो आयरन है ना, आयरन ये डिस्कवर्ड हुआ, तो इसके आयरन का जो डिस्कवरी हुआ था कब हुआ था, वो पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद में, ठीक है ना, यानी वैदिक पीरियड के बाद में, वैदिक काल के बाद में आयरन का डिस्कवरी हुआ है। इसका मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किससे अनअवेयर थे, ये थे आयरन से, लोहे से। ओके, तो ये पढ़ना है, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको सभी चीज़ एक्सप्लेन कर, मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्यों, कारण सिंपल है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जब मैं इसको टॉपिक वाइज बाद में जाके डिस्कस करूंगा तो फिर उसको मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कि नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज विच ऑफ द फॉलोइंग बोल के बोल रहा है कि नहीं, जो सामान्य मानव रक्त जो होता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा है बोल के बोल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होता है एल्केलाइन, या बोलेंगे क्षारीय बोलेंगे। हमारे रक्त का जो नेचर होता है ना, वो जनरली टेस्ट में कैसा होता है बोलने से थोड़ा सा, ठीक है ना, एल्केलाइन होता है। कैसा होता है, एल्केलाइन होता है, सॉल्टी मत बोल देना, ठीक है ना, क्या होगा, एल्केलाइन होगा। क्योंकि जो नॉर्मल जो देखिए कि जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड होता है ना, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। कारण क्या होता है कि जो हमारा जो पीएच वैल्यू जो है ना हमारे ब्लड का, वो 7.35 से लेकर 7.45 के आसपास में, जिसको हम लोग जनरली एग्जाम में 7.4 बोल देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में जो दिया जाता है ऑप्शन, ब्लड का पीएच वैल्यू बताओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 7.4 बोलेंगे। क्लियर, तो देखिए मतलब जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर हो तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अल्कलाइन, या बोलते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं, बेसिक। ओके, और जिसका भी पीएच वैल्यू किससे कम हो, 7 से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। उसका नेचर जो होता है वो नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है ना। 7 से ऊपर हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केलाइन, और 7 से नीचे हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, 7 से नीचे हुआ तो क्या बोलेंगे, एसिडिक। ओके, तो क्योंकि ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, 7.4 यानी कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये स्लाइटली क्या होता है बोलने से, ये एल्केलाइन होता है, या हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखिए जो टोटल वॉल्यूम होता है ना हमारे नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, ये 5 से 6 लीटर होता है ब्लड का। ओके, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि देखिए विच मेटल सॉरी विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। ओके, किस खनिज को, ठीक है, मूर्ख का सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पायराइट। क्या होगा? पायराइट। पायराइट को क्या बोला जाता है? फूल्स गोल्ड बोला जाता है। ओके, मूर्खों का सोना। चलो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दिखने में भी लग रहा है कैसा बताइए, जो, ठीक है ना, सोने के नाम पर दूसरों को क्या बनाता हूँ? मूर्ख बनाता हूँ। ये दिखने में ही लग रहा है कि ये सोने की तरह, लेकिन होता नहीं, एक पायराइट होता है जिसको हम लोग जनरली क्या किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना, फूल्स गोल्ड, सॉरी फूल्स गोल्ड के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर देखना है, टेक्निकली नोन एज पायराइट और आयरन सल्फाइड बोलते हैं। FeS2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, फूल्स गोल्ड। ओके, याद रखना है। और जनरली इसका जो यूज होता है ना, ये जनरली कहाँ पर यूज किया जाता है बोले से, देखो इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना है। और इसका यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। किसे क्रिएट करने में? सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि H2SO4, और बोला जाता है किंग ऑफ ऑल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को, कि H2SO4 इसके, ठीक है ना, निर्माण में किसका यूज होता है? फुल्स गोल्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि कोरोनडॉम इज एन और ऑफ। कोरोनडॉम किसका अयस्क होता है बोल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस डाले, सॉरी फैक्ट्स डाले। जैसे यहाँ पर देखिए, जो कोरोनडम होता है वो किसका होता है? एल्यूमिनियम का। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम जो मेटल है इसमें क्या कौन कौन से और आते हैं, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका और होता है? एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। अब यहाँ पर याद रखना ये वाला फ्लैट्सपर, और ये वाला जनरली पूछता है कोरोंडम वाला। ओके, जिंक का देखिए कैलेमाइन, ये एकदम पूछा जाता है एग्जाम में, कैलामाइन। ओके, और जो हमारे पास में नेक्स्ट कोबेल्ट का, फिर भी याद रखना है, कभी कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर मैग्नीशियम वाला, ठीक है ना, मैग्नेसाइट डोलोमाइट, ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में, डोलोमाइट वाला। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉपर का ये कॉपराइट या बोलेंगे कॉपर पायराइट्स, ये पूछे जाते हैं। हाँ, तो यहाँ से एल्युमिनियम में मैंने दो चीज जो आपको याद में रखना है, एक तो बॉक्साइट, दूसरा कोरोंडम, और साथ में ये भी याद रख सकते हो क्योंकि ये पूछ देता है कभी कभी, ये फ्लैट स्पर वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हु अमोंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द एरोप्लेन। देखिए एरोप्लेन को यानी कि हवाई जहाज को किसने इन्वेंट किया था बोल के बोल रहा है, ठीक है, किसने आविष्कार किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा राइट ब्रदर्स, यानी कि ऑर्बिल राइट्स और बिल्बर राइट्स। ओके, ये नाम याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी बताइए? 1903 में। ओके, 1903 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पहले, मतलब जब इन्होंने डिस्कवर किया था तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था। डिस्कवरी नहीं, इन्वेंट हुआ है, ठीक है ना। एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया है? राइट ब्रदर्स ने। ओके, नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 22 नंबर में क्या लिखा है देखिए, अलाई दरवाजा, द साउदर्न गेटवे ऑफ द क्वातुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, यानी कि ये जो अलाई दरवाजा है इसको किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा को बनवाने वाला जो था वो था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया? अलाई दरवाजा। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर एसानी यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? सेकंड अलेक्जेंडर, ठीक है। आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, एकदम रीड करना है, आराम से समझने की कोशिश करना है, एक एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सीरी फोर्ट को इन्होंने ही बनवाया था। एक और बात, ये तो मैंने एक बताया अलाई दरवाजा, ठीक है, यहाँ से कि ये वो पहला आदमी बना था जिन्होंने क्या किया था कि डिवाइन राइट थ्योरी दिया था ऑफ किंगशिप का, ठीक है ना। यानी कि देखिए राजा बनने के लिए राजा का ही बेटा होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बस राजा वाला क्वालिटी होना चाहिए तभी जाके कोई आदमी राजा बन सकता है। तो इस टर्म्स को देने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, ठीक है ना। द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने दिया था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान जिन्होंने क्या किया था? परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि एंशियंट टाइम में सबसे पहले जिस आदमी ने किया था उनका नाम पता है आप लोगों को? बिम्बिसारा, ठीक है ना। जो थे हरियंका वंश के जो शासक थे ना, उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखने की व्यवस्था शुरू की थी। तो यहाँ पर सल्तनत काल में आके सेम जो सिस्टम्स था, ठीक है ना, जो परमानेंट आर्मी रखने की जो व्यवस्था थी वो किसने किया था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ये पूछा जाता है। और ये अपने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस करने के लिए जो एग्जाम रिलेटेड हो, लेकिन वही है कि यहाँ पर देखो टाइम का अभाव है, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, 1-2 घंटे का बन जाएगा। तो फिर इससे अच्छा है कि थोड़ा सा आप लोग को यहीं पर वीडियो को पॉज करना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है खुद से पढ़ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 23 को देखना है, क्या लिखा है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एडॉप्टेड इन विच कांग्रेस सेशंस, यानी कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नागपुर अधिवेशन 1920, ठीक है ना। नागपुर अधिवेशन 1920 को नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन का जो प्रपोजल था वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना, या अडॉप्ट किया था। क्लियर, ओके। असहयोग आंदोलन, ठीक है, जिसको महात्मा गांधी ने शुरू करने के बारे में सोचा था 1 अगस्त 1920 को, लेकिन इसी दिन हम लोग को पता है कि हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट लीडर जिनका नाम था बीजी तिलक, इनका देहांत हो जाता है। तो महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को क्या करना होता है कि असहयोग आंदोलन का जो डेट होता है शुरू करने का वो शिफ्ट करना होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इस दिन 1 अगस्त 1920 को हमारे देश के, ठीक है ना, कौन से महान नेता का डेथ हुआ था, तो उसमें नाम आता है बीजी तिलक, जिनको हम लोग बोलते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का निर्माण करता। और ये जो टर्म्स इनको दिया था, किसने दिया था बोलने से इसमें भी नाम आता है महात्मा गांधी का, ओके, महात्मा गांधी जी का। और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया हम लोग राजा राम मोहन रॉय जी को भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी ने जिस आदमी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था उनका नाम था बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक, ओके। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो क्या बनेगा, नागपुर अधिवेशन 1920। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 24, क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते एक बार। What was the reasons behind the Chittagong uprising in 1930? ओके, जो 1930 में चटगांव विद्रोह के पीछे का कारण क्या था बोल के बोल रहे हैं। 1930 का जो चटगांव विद्रोह, या बोलते इसको हम लोग चिटागोंग आर्मोरी रेड, ओके, इसके पीछे का देखिए आर्मोरी रेड यानी कि हथियार की लूटपाट करना, ठीक है ना। इसके पीछे का जो मेन रीजन क्या था बोल के बोल रहा है, देखिए प्रोटेस्ट अगेंस्ट नहीं, ये तो नहीं होगा। डिस्ट्रॉय ब्रिटिश, ये करेक्ट आंसर इसका हो सकता है, ओके। डिस्ट्रॉय, देखो डिस्ट्रॉय करना क्या, यानी कि यहाँ पर मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ, डिस्ट्रॉय ब्रिटिश आर्मोरीज एंड डिस्टर्ब टेलीफोन, हाँ ये करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश शस्त्रागारों को नष्ट करना और टेलीफोन लाइनों को बाधित करना, ठीक है ना। किसका उद्देश्य था, सॉरी इसके पीछे का कारण क्या था बोलने से यही, ओके, चटगांव विद्रोह के पीछे का कारण यानी कि यही ब्रिटिश शस्त्रागारों को नष्ट करना और टेलीफोन लाइनों को बाधित करना, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है, चटगांव या चित्तगोंग आर्मोरी रेड, ठीक है ना। और ये हुआ था जनरली मतलब किस ईयर को बोलने से 1930 को 18 अप्रैल, ये याद रखना है, ठीक है ना। और इसके जो मेन जो चित्तगोंग आर्मोरी रेड को प्लान जिस आदमी ने किया था ना, उस आदमी का नाम याद रखना है सूर्य सेन। क्या है नाम, सूर्य सेन, ठीक है। इस मतलब ये चटगांव जो क्या बोलते हैं शस्त्रागार छापा, ठीक है ना, इसके पीछे का जो प्लान था ये किसने क्रिएट किया था, सूर्य सेन ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और ये हमारे आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते, पढ़ लेते, समझने की कोशिश करते और आंसर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग को देना किस में, नेपाली और बंगाली में, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है देख लेते। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज अयोध्या हिल्स बोल के बोल रहा है, ठीक है। तो अयोध्या हिल्स हमारे वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से मैं एक दो फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे अयोध्या हिल, इसका लोकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर याद रखना है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अयोध्या हिल की हाईएस्ट पीक का नाम बताओ। जो अयोध्या हिल है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आपको याद रखना है, क्षमताबुरु। क्या है नाम, क्षमताबुरु, जिसकी हाइट लगभग 712 मीटर के आसपास में, ठीक है ना। क्षमताबुरु नाम याद रखना है, क्षमताबुरु ये क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, अयोध्या हिल्स की, ओके। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, ओके। नेक्स्ट है बिहारी नाथ, ठीक है, ये सबसे टॉलेस्ट क्या है बताइए, हिल है, सॉरी मतलब हाईएस्ट पीक है किसकी बोलने से, सॉरी टॉलेस्ट हिल है कहाँ की बोलने से, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट की, ओके। बांकुरा, ये बिहारी नाथ जो हिल्स पड़ता है इसका लोकेशन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, कहाँ पर है, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में। इसी प्रकार से सुसुनिया हिल्स भी कहाँ पर है, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है। क्लियर। ये बांकुरा डिस्ट्रिक्ट वाला दो हिल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुसुनिया और बिहारी नाथ। क्लियर, ओके। और ये दोनों के दोनों जो हिल्स है ना, ये छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग पड़ता है, ये याद रखना है, ठीक है ना, एक रेंज पड़ता है। और क्षमताबुरु मैंने अभी भी क्या बताया, ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अयोध्या हिल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है, और मैंने जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिए वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। और एक बात जो आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि आपको एकदम
कॉपी में अच्छा से अपना नोट्स क्रिएट करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना? जो फोर्थकमिंग एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए। और देखना आप लोग को 100% यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है? और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एकदम लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बात रही यहाँ पर कि मैं ऐसे ही आप लोग को यहाँ पर अच्छे-अच्छे सेट्स जो कि हमारे कांस्टेबल्स या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे सेट्स यहाँ पर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? थैंक यू।